And Jai Hind student, welcome back to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और आप हैं मेरे राइजिंग स्टार्स, हाँ, डेडिकेटेड बैच फॉर क्लास 9th. आपके लिए ढेर सारा कंटेंट, वो भी इसी चैनल पर, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. ये सारे नोट्स, लेसन वीडियोस आपके लिए हैं, मेरे राइजिंग स्टार्स के लिए हैं. करना क्या है? अरे ऐप डाउनलोड कर लो. हाँ, हमारा ऐप है सर तरुण रूपानी. कहां मिलेगा? प्ले स्टोर में जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगता है कोई परजीवी है, अर्थात कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्रिएचर है. नहीं, ये है बैक्टीरिया. और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो सर इसमें बैक्टीरिया है क्या? अरे बैक्टीरिया एक सिंगल सेल का बना ऑर्गेनिज्म है, वो भी मोस्ट प्रिमिटिव, अर्थात धरती में सबसे पुराना अगर कोई जीव है तो वो है बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया क्या है? क्या ये प्लांट है? नहीं, बैक्टीरिया प्लांट नहीं है. क्यों सर, प्लांट क्यों नहीं है? अगर प्लांट होता तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता, और बैक्टीरिया में क्या है? क्लोरोफिल नहीं है. तो बैक्टीरिया एक अलग किंगडम में आता है, नाम है मोनेरा. ये एक प्रोकैरियोट्स है. ये प्रोकैरियोट्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस और जिसका न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट अंडर अ बाउंड, किसी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के अंदर में इसका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स हैं. आइए अब समझते हैं बैक्टीरिया के बारे में. तो मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल के बने हैं, और एक बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर कवरिंग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं. तो आप और मैं जी, हम हैं मल्टी सेलुलर, हम हैं यूकैरियोट्स. अर्थात हमारे सेल ऑर्गेनल्स, अर्थात सेल के अंदर जो पाए जाते स्ट्रक्चर्स हैं वो सब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. हमारा न्यूक्लियस भी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड है. समझ गए? तो हमें यूकैरियोट्स. जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की साइज की, तो बैक्टीरिया धरती का सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है. हाँ, और बैक्टीरिया के अगर टाइप्स की बात करें तो बैक्टीरिया के शेप्स की बेसिस पे उनके टाइप्स को जाना जा सकता है. जब बैक्टीरिया स्पीयर शेप के हो, हाँ, कुछ इस तरीके से गोल गोल हो, तो हम इसे कहेंगे कोकाय. हाँ, कॉकस सिंगुलर वर्ड है, कोकाय क्या है? प्लूरल है. देखिए, अगर राउंड से हो, जैसे लग रहा है बॉल है, टेनिस बॉल है, तो क्या है? कोकाय. और अगर रॉड शेप्ड हो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं रॉड शेप, तो इसका नाम हो जाएगा बेसिली. और अगर कहीं स्पाइरल शेप्ड हो, ट्विस्टेड हो, टर्न्ड हो, तो इनका नाम हो जाएगा स्पाइरल. स्पाइरल जैसे समझते हैं ना, टर्न किया हुआ, गोल गोल घुमा हुआ. अब आप देख पाएंगे स्पाइरला. और या तो एक कॉमा शेप्ड भी, कॉमा का, हाँ, जैसे कॉमा बना होता है, ऐसा कॉमा बना होता है ना, कॉमा बनाते हैं हम लोग, तो कॉमा शेप्ड भी होता है, जैसे कि विब्रो कॉलरे. आइए, क्या बैक्टीरिया साथ में पाए जाते हैं? जब साथ में पाए जाते हैं तो उनके नाम के आगे लग जाता है डिप्लो. अगर दो कोकस अर्थात दो स्पेरिकल बैक्टीरिया साथ में होंगे तो नाम हो जाएगा डिप्लोकोकस. हाँ, और अगर दो बेसिलस बैक्टीरिया के साथ में होंगे तो नाम हो जाएगा डिप्लोबेसिली. समझ गए? पेयर में है तो डिप्लो वर्ड लग जाएगा और आगे नाम में ये टर्म्स जुड़ जाएंगे. और उसी तरह से अगर लॉन्ग चेन्स में, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे ही आप चेन में बैक्टीरिया को देखेंगे, एक लंबी चेन के रूप में, एक के पीछे दूसरे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया, ये सब कॉकस बैक्टीरिया है और चेन में है, लंबी सी चेन में है, तो इनके नाम के आगे लग जाएगा स्ट्रेप्टो. अब स्ट्रेप्टोकोकस, कॉकस या कोकाय, क्योंकि ये स्पेरिकल बैक्टीरिया है. समझ गए? और अगर बैक्टीरिया क्लस्टर्स में हो, क्लस्टर्स मतलब झुंड में हो, जैसे कि ये है, एक साथ बैक्टीरिया हैं, कोई शेप नहीं बना रहे हैं, ठीक है, मतलब डबल भी नहीं है और चेन में भी नहीं है, बल्कि झुंड में है, तो नाम हो गया स्टेफेलो.
अब स्टेफेलो के आगे क्या लगा देंगे, अगर ये स्पेरिकल शेप के है तो कॉकस नाम आ जाएगा, और अगर रॉड शेप है तो बेसिली, स्टेफेलो बेसिली, समझ गए, अगर रॉड शेप है। चलिए ये तो हो गया बैक्टीरिया के टाइप्स क्या है ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। अब आते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, जरा इसका डायग्राम, हाँ लेबल डायग्राम आपको आना चाहिए, ये लेबलिंग बहुत अच्छे से देख लीजिए। आइए देखते हैं। तो बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर लगेगा आपको, लगेगा सर ये क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाएंगे बैक्टीरिया को। और आपको तो पता ही है आप बैक्टीरिया खाते भी हैं। क्या कहा, मैं सही कह रहा हूं, आप बहुत सारा बैक्टीरिया शौक से खाते हैं। क्या कहा, नहीं मालूम है, चलिए बने रहिएगा और बताऊंगा मैं कि कौन सा बैक्टीरिया आप ढेर सारा बैक्टीरिया बहुत शौक से खाते हैं, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप देखिए ये वो है बैक्टीरिया जो आप खा रहे हैं। हाँ, सबसे ऊपर बैक्टीरिया के एक आप देख रहे हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम है पाइलस, प्लूरल में बोलते हैं पिली। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर का नाम है कैप्सूल। सबसे आउटर ये टफ लेयर है, बैक्टीरिया की रक्षा करता है। इवन बैक्टीरिया हर एक कंडीशन में पाया जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड में भी पाया जा सकता है, हाँ आर्टिक में भी बैक्टीरिया है, अंटार्कटिक में भी बैक्टीरिया है, और एक्सट्रीम हॉट में रेगिस्तान में भी बैक्टीरिया है। इसकी वजह से कैप्सूल वो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को बचाए रखता है वेदर कंडीशंस के हिसाब से। और ठीक कैप्सूल के अंदर एक और वॉल है, नाम है सेल वॉल, और ये पहचान होती है प्लांट सेल की। प्लांट सेल कंटेन्स सेल वॉल। तो कई बार बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया कि प्लांट है क्या बैक्टीरिया, तो जवाब है नहीं नहीं, बैक्टीरिया इज नॉट अ प्लांट। क्यों ये प्लांट नहीं है, प्लांटे के कैटेगरी में क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं है, अर्थात ये हेट्रोटाइप है, ये ऑटोट्राइप नहीं है जो कि ग्रीन प्लांट्स यूजुअली होते हैं। ठीक है, अब आता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन करते हैं। देखिए सीक्वेंस है, आप सीक्वेंस मत तोड़िएगा। पाइलस ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सबसे बाहर है, उसके बाद कैप्सूल, कैप्सूल के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अंदर आ जाते हैं तो आपको मिलेगा ये रेड रेड रंग के डॉट्स दिख रहे हैं, रेड है या पिंक डॉट्स हैं, ये राइबोसोम से क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं, कौन, राइबोसोम्स। और आप सेंटर में देखें एक सांप टाइप का लग रहा है, कहीं बना हुआ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, यही है इसका न्यूक्लियोइड। अर्थात इसमें क्रोमोसोम्स हैं पर वो एक बाउंड शेल के अंदर नहीं है, एक ऊपर से कहें ऐसा कवरिंग नहीं है जैसा कि हमारे अंदर होता है। ये प्रोकैरियोट होने की पहचान है इसके। क्या है, ये न्यूक्लियोइड के रूप में, मतलब जो डीएनए मटेरियल है वो लूजली बाउंड है, इट इज नॉट अंडर अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे मेम्ब्रेन होना चाहिए ना ऊपर से, नहीं है। और तो और क्या है इसके अंदर, एक प्लास्मिड्स भी है, और बाकी जो लिक्विड स्ट्रक्चर है इसका नाम है साइटोप्लाज्म। मूव किसकी मदद से करता है, बैक्टीरिया के हाथ पैर कौन है, तो इसके हाथ पैर हैं फ्लैजिलम, ये रहा। देखिए ये लैशिंग मूवमेंट करता रहता है, जब लिक्विड में होता है बैक्टीरिया, हाँ लिक्विड में पाया जाता है तो वो लैशिंग मूवमेंट करता रहता है जिससे मूव करता रहता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा। तो बैक्टीरिया का जो लिविंग मैटर है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, वो विद इन दी सेल मेम्ब्रेन है, ऑब्वियस बात है, लिविंग मैटर तो अंदर ही पाया जाता है। और बात करते हैं इसके डीएनए की, तो मैंने बताया इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका जो डीएनए मटेरियल है वो सेंटर में दिख रहा था, आपने उसका नाम पढ़ा न्यूक्लियोइड, नाम पढ़ा ना, स्पेशल नाम है न्यूक्लियोइड। और इसके ऊपर एक स्लाइमी सी प्रोडक्टिव लेयर है जिसका नाम है कैप्सूल, जो कि सेल वॉल के भी बाहर है। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को हर कंडीशंस में बचाती है। अब आता है कैसे मूव करते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के हाथ पैर कौन है, उसके फ्लैजिला। बैक्टीरिया को वो लैशिंग करके था, मूव करते करते, जैसे लगता है ना आपने अर्थवॉर्म को या सांप की पूंछ देखा होगा, ऐसे लैशिंग करती रहती है, सांप आगे बढ़ जाता है, वैसे ही ये भी मूव करता है पर लिक्विड मूव। अच्छा खाता क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, तो बैक्टीरिया के अंदर मैंने कहा प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, स्पेशली
ये ग्रीन प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए ज्यादातर बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना खाना बना ही नहीं पाते हैं। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड आर कॉल्ड एज हेट्रोटाइप्स। हाँ, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इसमें भी कौन से होते हैं, बैक्टीरिया हर टाइप के हैं, सेप्रोफिटिक्स भी हैं। अब ये बोलेंगे सर सेप्रोफिटिक कैसे होते हैं, उस हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को कहेंगे सेप्रोफाइटिक, जो कि डिपेंड करते हैं किसी डेड और डिकेइंग मैटर पे, किसी सड़ी गली चीज पर, डेड मटेरियल पर अपने फूड के लिए डिपेंड करने वालों को कहते हैं सेप्रोफाइटिक, और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करने वालों को कहते हैं पैरासिटिक। जो मच्छर तुम्हारा खून चूस रहा है, हाँ, जो मच्छर तुम्हें डंक मार रहा है, वो कौन है, जो सर पे लाइस है, जुए हैं, वो कौन है, ये दोनों है पैरासिटिक। तो बैक्टीरिया दोनों के टाइप में पाए जाते हैं, दोनों तरह का न्यूट्रिशन करते हैं, वो सेप्रोफिटिक भी है, पैरासिटिक भी है। अब आता है बैक्टीरिया कि कैसे इंजेस्ट करता है, कैसे खाना इनटेक कर लेता है। तो बैक्टीरिया की बॉडी एक बहुत ही ताकतवर एंजाइम पैदा करती है, जिस भी फूड पार्टिकल पे वो ग्रो करते हैं बैक्टीरिया, उस एंजाइम की मदद से उसे लिक्विड फॉर्म में ब्रेक करके सक कर लेता है। सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही पावरफुल एंजाइम होता है और फूड को सॉल्युबल बना करके इनटेक कर लेता है। सोचिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब आते हैं बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ऑक्सीजन से ब्रीद इन करते हैं, सो एरोबिक है। पर कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर भी जी सकते हैं। अकल्पनीय बात कह रहा हूं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारी धरती पर हैं जो धरती में अगर ऑक्सीजन न भी होती तो भी जिंदा रह सकते थे। सोचिए, इनको अगर हम मून पे ले जाएं तो क्या ये मरेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि वहां तो ऑक्सीजन नहीं है। समझ गया ना, वहां पे भी लाइफ पॉसिबल हो पाएगी इस एनएरोबिक बैक्टीरिया की मदद से। पर ये एनएरोबिक बैक्टीरिया अगर एयर में आ गए तो उल्टा होगा, मर भी जाएंगे। हाँ, आपको पता है कुछ सील्ड हम फूड्स मंगवाते हैं, कैंड फूड्स खरीद लेते हैं, कैंड फूड्स में कभी कभी बैक्टीरिया अंदर होते हैं और यही वाले बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक वाले बैक्टीरिया, बहुत पॉइजनस होते हैं। चलिए और पढ़ते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो बैक्टीरिया दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअल अर्थात मेल और फीमेल के बिना भी कर सकते हैं। सही सुना, मेल फीमेल के मिले बिना भी कर सकते हैं, इसे कहते हैं असेक्सुअल, व्हेन ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोड्यूसिंग। सर वो कैसे हो सकता है ना, बैक्टीरिया में हो सकता है। बैक्टीरिया बाइनरी फिशन कर लेते हैं, मल्टीपल फिशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब, आइए इसको समझाते हैं, इसका मतलब क्या है। बैक्टीरिया असेक्सुअली क्या करते हैं, एक सिंगल बैक्टीरियम देखिए क्या कर रहा है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल अपने वॉल में अटैच होने के बाद अपने आप को रिप्लिकेट कर रहा है। उसका डीएनए देखिए क्या हो जा रहा है, कॉपी हो जा रहा है, डबल बन जा रहा है, और उसके बाद इसके बीच में क्या हो जा रही है, एक कंस्ट्रक्शन आ जा रही है, एक वॉल पैदा हो जा रही है। कुछ समय बाद ये डिवाइड हो जा रहा है। पर जितनी देर मुझे लगी आपको शायद समझाने में या बताने में, इससे बहुत कम समय में यहां से वो यहां पहुंच जाता है। मतलब 1 से 2 बन जाता है। एक मैच्योर बैक्टीरिया बिकम्स 2 डॉटर एंड 2 डॉटर बिकम्स 4 एंड सो ऑन। क्या मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बनते हैं एक दिन के अंदर, एक बैक्टीरिया सेल से। एक बैक्टीरिया सेल्स अपने आप को डिवाइड एंड रीडिवाइड करता रहता है। हम इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिशन या सेल डिवीजन। याद रखिएगा, बैक्टीरिया सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? हाँ, एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म और वो भी सेक्सुअल, सच कर सकते हैं। तो सेक्सुअल के लिए तो मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए। सही कह रहा हूं, दोनों मेल फीमेल। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स के बैक्टीरिया, सही, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जब मिलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बोला, मेल फीमेल नहीं बोला, और ये मिल करके क्या करते हैं, मिल जाते हैं। हम इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। इसका मतलब है बैक्टीरिया असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं तो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअली भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोसेस का नाम है कॉन्जुगेशन, जिसमें 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स मैंने बताया, एक पॉजिटिव स्ट्रेन, एक नेगेटिव स्ट्रेन आकर के मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं। आइए, बैक्टीरिया के पास एक खास ताकत है
और वो खास ताकत है स्पोर। अब ये क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है, एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल वेदर कंडीशन से बचाती है। हाँ, बैक्टीरिया आपके फूड में है, आपकी सॉइल में है, आपके हाथ में है, आपके शरीर में है, और आप तो बहुत सारा बैक्टीरिया खा भी रहे हैं। क्या कहा, आपको पता है? बताओ, मैं वेट करूंगा। आपको कौन सा बैक्टीरिया पता है जो आप बहुत शौक से खाते हैं? हाँ, मैं वेट कर रहा हूं जब तक मैं आगे बताता हूं आपको। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जब बहुत ड्राउट पड़ जाए या जब ड्राइनेस आ जाए तो भी बैक्टीरिया क्या करता है, अपने आप को सुकुड़ कर लेता है। क्या करता है? छोटा कर लेता है और एक छोटे से स्पेरिकल मास में कन्वर्ट कर जाता है। कुछ इस तरीके से हो जाता है, देखिए, एक छोटे से स्पेरिकल मास में। ये नहीं है, ये स्पोर है, बैक्टीरिया तो ये है। देखा, बैक्टीरिया अंदर है और ये जो बाहर है स्ट्रक्चर, ये है इसका क्या? स्पोर। ये स्पोर अंदर में जो बैक्टीरिया है इसकी रक्षा करता है। समझ गए ना? तो एक लिटिल राउंडेड बॉडी बन जाती है और वो कवर कर देती है बैक्टीरिया पार्टिकल को इनसाइड। ये एक्सट्रीम ड्राइनेस बियर कर सकता है, और इवन जब आप इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, बॉइल कर देंगे, इवन फ्रोजन आइस में ले जाएंगे। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया अंटार्कटिका में भी पाए गए हैं, पोलर आइस कैप्स में भी पाए गए हैं, और रेगिस्तान में भी। सही कह रहा हूं, रेगिस्तान में जहां वेरी हाई टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि स्पोर्स हैं उसके अंदर। और तो और इवन कई बार वो पॉइजन भी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो स्पोर से क्या नया बैक्टीरिया पैदा हो रहा है? जवाब है नहीं नहीं। स्पोर इज ओनली अ मेथड ऑफ एस्केपिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। स्पोर से रिप्रोडक्शन नहीं करता है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन तो वो बाइनरी फिजन से कर सकता है या कॉन्जुगेशन से कर सकता है। स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन का टेक्निक नहीं है। आइए, क्या हमारे लिए कुछ काम का है बैक्टीरिया? क्या आपने कभी इस तरह की खूबसूरत सी रंगीन गोलियां खाई हैं? जरूर खाई होंगी आपने। ये है एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर्स आपको देते हैं कि ये गोली खा लीजिए, आपका फीवर ठीक हो जाएगा, लूज मोशन ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो क्या है ये एंटीबायोटिक्स? एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे बैक्टीरिया या हार्मफुल जर्म्स को मारता है। सही सुन रहे हैं? इसे कहते हैं एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया से दवाएं बनती है, एंटीबायोटिक बनता है, सिरम बनता है, और बहुत सारे वैक्सीन बनते हैं। आई एम वेरी श्योर कोविड वैक्सीन तो आप सबने, हमने सबने लिया था। क्या कहते हैं? कोविड का वैक्सीन लगवाया था कि नहीं तुम्हारी पूरी फैमिली ने? वैक्सीन, ठीक है। तो कैसे बनता है आइए समझाते हैं। पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे लिविंग सब्सटेंस को मार दे, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। एक ऐसा केमिकल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकता है। समझ गए? डिजीज पैदा करने वालों को रोकता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड एंटीबायोटिक डेवलप्ड वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पहला एंटीबायोटिक दुनिया का क्या था? क्या कहते हैं, मालूम है आपको? हाँ, द फर्स्ट वंडर ड्रग वाज पेनिसिलिन। हाँ, पेनिसिलिन दुनिया का पहला वंडर ड्रग था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से बाय मिस्टेक ही डिस्कवर हो गया था। हाँ, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ माउल्ड्स हैं, जो फंगस होते हैं, टाइप ऑफ फंगस होते हैं, वो सर्टन बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर ले रहा है। अर्थात उसके ग्रो होने से इस पेंसिलियम नोटेटम, उस माउल्ड का नाम था क्या? पेंसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक पा रहा है। तो एक केमिकल पेंसिलियम नोटेटम पैदा कर रहा है, उसी का नाम दिया गया पेनिसिलिन। बहुत कमाल का ड्रग था, ये पहला एंटीबायोटिक था। इमेजिन करिए, इसको कैप्सूल के अंदर भर करके लोगों को, पेशेंट्स को दे दिया जाता है। तो क्या दे रहे हैं आपको? एक तरह का केमिकल दे रहे हैं डॉक्टर्स, जो आपको आपकी बीमारी ठीक कर रहा है। क्योंकि ये किसी न किसी क्या कर रहा है, जर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को मारता है। कौन? ये केमिकल। उनमें से आपने देखा पेनिसिलिन दुनिया का पहला बना, और दूसरा था, सेकंड था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइस नाम के एक बैक्टीरियम से बना था, उसी के नाम से बना है स्ट्रेप्टोमाइसिन। बहुत सारी
बीमारियों में काम आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। पर मैंने कहा आप और मैं तो देख ही नहीं पाते हैं केमिकल, क्योंकि वो कैप्सूल्स के रूप में, टैबलेट्स के रूप में होता है। समझ गए ना? ये सब कमाल, देखिए कितने कमाल की चीज है बैक्टीरिया। और अब कितनी बार मैंने कहा बैक्टीरिया आप ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने जो आपसे पूछा था वो था दही। सही सुन रहे हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसके अंदर। दही में बैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। आपने बैसिलस याद है, रॉड शेप बैक्टीरिया मेरे साथ पढ़ा था ना, बस वही है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज बताया था शेप ऑफ बैक्टीरिया, रॉड शेप, याद है? वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आते हैं सीरम क्या होता है। तो सीरम भी क्या होता है, एक तरह का ब्लड प्लाज्मा होता है जिसमें से फाइब्रिन रिमूव कर दिया गया है, जो क्लॉटिंग में मदद करता है, उसको निकाल दिया जाए तो वो बचेगा क्या, सीरम। अब इसमें क्या करने की खास बात होती है, सीरम के अंदर एंटीटॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन मतलब पॉइजन, और एंटीटॉक्सिन मतलब पॉइजन को मारने की क्षमता, पॉइजन जहर को खत्म करने की ताकत है सीरम में। हाँ, एनिमल की बॉडी के भी सीरम बहुत सारी इंजेक्शन बनाने काम आते हैं, जैसे काउपॉक्स। काउपॉक्स एक जमाने में स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी हुआ करती थी दुनिया में, जो कि बहुत बड़ी महामारी थी। जैसे अभी कोविड महामारी आई थी ना, आपने सुना था कोविड के जो एपिडेमिक आया था, हाँ, वैसा ही महामारी एक जमाने में स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, जब बहुत सारे लोग दुनिया के मर जाते थे स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी से। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने काऊ की बॉडी से एक सीरम में निकाला और उसे लोगों को इंजेक्ट किया, नाम था काउपॉक्स। दुनिया में स्मॉल पॉक्स खत्म। पता है कि नहीं आपको? आप स्मॉल पॉक्स नहीं होता है दुनिया में, देखा? तो वो सीरम से बना है। अब आते हैं एंटीटॉक्सिन्स की बात करते हैं। तो टॉक्सिन भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा टॉक्सिन्स एक तरह के पॉइजनस प्रोटीन होते हैं जो कि बैक्टीरिया पैदा करते हैं। बैक्टीरिया अपने ब्रेकडाउन के दौरान, इवन अपने डेथ के दौरान भी क्या करते हैं, ये रिलीज कर सकते हैं। हाँ, इनमें जहर है, याद रखिएगा, टॉक्सिन है। तो हमारी बॉडी का एग्जांपल दूं? हाँ, हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन को किल करने की एबिलिटी है। आपका लिवर, नहीं मालूम था आपको? सच, आपके लिवर में ऐसी एबिलिटी है कि अगर आपके बॉडी में पॉइजन चला भी जाएगा, लिवर उस पॉइजन को किल कर देगा, मिटा देगा। सही कह रहे हैं। बट मैंने कहा एक्सेस पॉइजन से लिवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम मर जाएंगे, है ना? कभी सुना होगा सांप के डंक मारने से लोग मर क्यों जाते हैं? इसीलिए। तो डंक में क्या है, एक तरह का हाई कंडेंस्ड प्रोटीन है, एक तरह का टॉक्सिन है। प्रोटीन में जहर मिला हुआ है, सांप के प्रोटीन में। अच्छा, सांप के जहर को कैसे मारते हैं मालूम है? कैसे हटाते हैं? दूसरा टाइप का एंटीटॉक्सिन, जिसमें सांप का ही जहर होता है, जिसमें से उसमें से जहर पदार्थ निकाल दिया जाता है, वो इंजेक्शन के रूप में आपको दिया जाता है। सही सुन रहे हैं आप? देखा, एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं। हाँ, जो हमारी बॉडी में हार्मोन है इंसुलिन, उसको साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, एस्चिरोकोली, ई कोली बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। किसमें? ई कोली, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, फुल फॉर्म है एस्चिरोकोली। हाँ, आते हैं आपको वैक्सीन के बारे में बताते हैं। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन में वीकेंड और डेड जर्म्स हैं। मतलब जो कोविड वैक्सीन में दिया गया था, आपको कोविड के ही जर्म्स दे दिए गए थे। सही सुन रहे हो तुम? सर क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई, आपको जो वैक्सीन दी गई थी, इंजेक्शन दिया गया था, वो उसमें कोविड के जर्म्स ही थे। तब आप कैसे ठीक हो गए, ये पूछ रहे हो? अरे भाई, जब कोविड के डेड या कोविड के वीकेंड जर्म्स हम लोग को पिला दिए गए या इंजेक्शन के थ्रू दे दिए गए, उससे हमारी बॉडी असली कोविड वैक्सीन से लड़ने की ताकत आ गई। समझ रहे हो? ऐसा ही होता है। बच्चों को पोलियो ना हो तो 2 बूंद जिंदगी की, ऐड देखा ये वाली? हाँ, छोटे बच्चों को जो भी पैदा हुए हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जा रहा है। आपको भी पिलाया गया था। सही कह रहे हैं। हाँ, तुमको भी पिलाया गया था। क्या था उसमें? वो भी एक तरह का वैक्सीन है, नाम है सेल्क वैक्सीन, SALK। ये क्या होता है? मैंने कहा ये डेड एंड वीकेंड पोलियो सेल्स हैं। ये पोलियो वाली ही, हाँ, पोलियो वाले ही जर्म्स हैं, पर डेड और वीकेंड है। हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडी को
रियल पोलियो वाले जो वायरसेस या जर्म्स होते हैं उसको मारने में मदद करते हैं। समझ गए? हमारी बॉडी इसके लिए एक्टिवली क्या होती है, तैयार हो जाती है इन वैक्सीन से। है ना कमाल की चीज? हाँ, सॉल्क वैक्सीन फॉर पोलियो। और वैक्सीन देने को, हमारी बॉडी में वैक्सीन देना, अब वो इंजेक्शन की मदद से दे या ओरल वैक्सीन दे, मतलब पिला के दे। ओरल वैक्सीन मतलब पिलाना, और वैक्सीन तो मतलब होता है सिरिंज से देना। तो वैक्सीनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जर्म्स और डेड सब्सटेंस जर्म्स इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी में उस रोग से लड़ने की क्षमता, जर्म सेल से लड़ने की क्षमता इस वैक्सीनेशन से आती है। समझ गया ना? एक तरह का हम अपनी बॉडी के अंदर जो रियल जर्म सेल है उससे फाइट करने के लिए क्या करते हैं, अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। आइए, दो कॉमन टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो बैक्टीरिया के और मैंने एग्जांपल देनी है, उनमें से है टैब वैक्सीन। ये भी बैक्टीरिया को मार के, किल्ड बैक्टीरिया से बनती है, और ये किसके काम आती है, टाइफाइड में काम आती है। हाँ, टाइफाइड एक बैक्टीरिया से कॉज होने वाली बीमारी है और इसका इलाज दूसरा बैक्टीरिया है, टैब, TAB, टैब वैक्सीन। और जाने लिविंग बैक्टीरिया का या वीकेंड बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है BCG में। ये BCG वैक्सीन कब दी जाती है, जब लोगों को टीबी हो जाता है। नाम सुना ना, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया को टीबी मुक्त करना है। गवर्नमेंट ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त करने वाली है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, टीबी एक लंग की डिजीज है जिसमें लोगों को बहुत खांसी होती है, और ये खांसी कफिंग बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। जानते हैं 9 महीने तक का इसका इलाज होता है। सोचिए, लंग की डिजीज है और ज्यादा खांसने से, मैंने कहा, इवन ब्लड भी आ सकता है लोगों के माउथ से। ये खतरनाक बीमारी टीबी का इलाज एक है BCG फुल फॉर्म है बैसिलस ऑफ कैलमाइन एंड यूरिन। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको बनाने में मदद किया था। अगेन वर्ड क्या आया, बैसिलस। याद आया? रॉड शेप बैक्टीरिया, याद है? मैंने शेप ऑफ बैक्टीरिया बताया, तो ये है BCG। चलिए, तो ये प्रूव होता है कि कितने कमाल के हैं बैक्टीरिया और हम इनका यूज कर रहे हैं। अब टॉक्सॉइड्स क्या होते हैं? टॉक्साइड्स भी इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। टॉक्सिन तो है, जहर तो है, पर उसका जहरपन क्या हो गया है, हटा दिया गया है। सोचिए, इसका जहरीला तत्व निकाल दें तो टॉक्सॉइड्स बन जाएगा, और ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज पैदा करने में। हमारे शरीर में जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो टॉक्सॉइड्स पैदा करता है। समझ गए? टॉक्सिन से ही क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं। हाँ, एग्रीकल्चर में भी बैक्टीरिया काम आते हैं, सही सुन रहे हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सर ये कहां होते हैं? तो ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पी, जैसे कि बीन। नाम सुना है? ये वो प्लांट्स होते हैं जिसमें से बहुत सारी दाल पैदा होती है। दाल वाले अरहर, मसूर, मूंग, तूर। क्या कह रहे हैं सर, ये सब दाल तो हम खाते हैं। हाँ, इन्हीं प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। इनके रूट में नोड्यूल्स होते हैं, गांठ बनी होती है रूट में सॉइल की जो रूट्स होती है उसमें नोड्यूल्स होती है, थिक ऐसे पार्ट्स बने होते हैं, उसके अंदर ये रहते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल दू, इस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। कहां रहते हैं? सॉइल में रहते हैं, रूट के नोड्यूल्स में रहते हैं। क्या करते क्या है सर वहां पर? तो प्लांट्स को नाइट्रेट्स चाहिए होता है, क्योंकि नाइट्रेट सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। और अगर सॉइल में नाइट्रेट्स तो आसानी से उपलब्ध नहीं है, हम या तो यूरिया खरीद के डालें, उसमें नाइट्रेट्स होता है, और या तो प्लांट्स या फार्मर्स की मदद करने वाला बैक्टीरिया आ गया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन, जो कि एयर से एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम फ्री नाइट्रोजन कहते हैं, उसे ये एब्जॉर्ब करता है और उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। किसान भी यही करते हैं। खूब सारे क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाते हैं अपने क्रॉप्स में, अपनी फील्ड में, और जब इसको हटाते हैं फिर नया क्रॉप उगा लेते हैं बिना फर्टिलाइजर लगाए, क्योंकि सॉइल फर्टाइल हो चुकी है। किसकी वजह से? इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से। इसका उलट भी है, हाँ, इसका उल्टा भी बोलने वाला हूं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है? नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर सकता है। समझ गया ना? अपोजिट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत काम है। अगर एग्रीकल्चर में काम है तो इंडस्ट्री में भी बड़े काम का है।
चैप्टर का नाम ही था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया टी को फ्लेवर देने में आता है, टी का स्वाद आपने सुना है, ब्लैक टी आती है, नहीं सुना है ना, ब्राउन टी आती है, अरे येलो टी आती है, क्या कहते हैं, और ग्रीन टी तो पक्का सुना होगा, आपके घर में भी मम्मी लोग पी रही होंगी ग्रीन टी, अपने आप को स्लिम ट्रिम करने के लिए बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो टी क्यूरिंग ऑफ बैक्टीरिया से बनी है, क्या, टी क्यूरिंग नाम के एक प्रोसेस से बनी है, बैक्टीरिया की मदद से बनाई गई है। और तो और लेदर को टैनिंग करने में, लेदर को सॉफ्ट बनाने में, जिससे आपके शूज बने हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में पेरिशेबल पार्ट ऑफ द स्किन को निकाल दिया जाता है। चलिए अच्छाइयां बहुत हो गई, अब बैक्टीरिया की बुराई स्क्रीन पे देखेंगे। बैक्टीरिया हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर लेता है। देखिए आपका सेब एप्पल खराब हो चुका है, अब जिस फूड आइटम को बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय किया है, अगर हमने गलती से इनटेक कर लिया तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग। सही सुना है, कभी आपने सुना होगा कि किसी फ्रेंड को फूड पॉइजनिंग हो गई है, बहुत बहुत मुश्किल होता है अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए। इसे हम बॉटुलिज्म के नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये किस में आता है, टिन्ड फूड्स, पैक्ड फूड्स होते हैं, हाँ जो अंदर पैक होते हैं, उसमें अगर बैक्टीरिया चला गया है और वो खा लिया है आपने, बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत लूज मोशंस होने वाले हैं, डायरिया होने वाली है, बहुत इलाज होने वाला है, आपका पानी चढ़ेगा, बहुत रिस्की बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड प्रिजर्वेशंस अर्थात खाने को बचाना, हमें बैक्टीरिया से, हमें माइक्रोब्स से खाने को बचाना है। कैसे बचाएं? एक तरीका तो यह है कि आप खूब हीट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हाई टेम्परेचर करेंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्टरलाइजेशन। द कीवर्ड इज स्टरलाइजेशन। जैसे हम क्या करते हैं, पानी बॉईल के पीते हैं, क्यों, ताकि अगर उसमें कोई जर्म पार्टिकल हो, बैक्टीरिया पार्टिकल हो तो मर जाए। जब किसी चीज को बहुत हाई टेम्परेचर पर किल करते हैं तो ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ, स्पोर वाले बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, बता दे रहा हूं, क्योंकि स्पोर क्या करता है, बैक्टीरिया को सेव कर लेता है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 110 डिग्री, समझ गए ना, 110 डिग्री तक हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी स्टरलाइज हो जाएगा। इवन डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, अपने केमिकल्स, अपने इक्विपमेंट्स को क्या करते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। चलो, सॉल्टिंग करने से भी क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पाते हैं। सॉल्टिंग करने से क्यों नहीं ग्रो करते हैं, क्योंकि जब आप एक्सेस ऑफ सॉल्ट डालेंगे, जैसे कि अचार में डाल दिया जाए, आप देखिए अचार कई महीनों तक हमारे घर में पड़ी रहती है, खराब नहीं होती है। कभी सोचा है क्यों नहीं खराब होती है, क्योंकि सॉल्ट पड़ जाने से जो वाटर का लॉस हो जाता है वो बैक्टीरिया बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ड्राइनेस नहीं चाहिए, समझ गए ना, पानी चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, और सॉल्ट क्या करती है, उसका वाटर खींच लेती है, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इवन एक्सेस ऑफ स्वीटनिंग में भी नहीं ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए आपका जैम भी जल्दी खराब नहीं होता है। और या तो जहां पे क्या हो, डिहाइड्रेशन, मैंने कहा था बैक्टीरिया को मॉइस्चर चाहिए। सोचिए दूध अगर आपने गलती से रख दिया फ्रिज के बाहर, क्या कहते हैं, फट जाता है, मालूम है कि नहीं है, दूध फट गया मम्मी कहती है, तो सिल दोगे क्या, सिलाई कर दोगे क्या कहते हैं, सिलाई कर देंगे क्या, सुई धागे से सिल देंगे क्या, वाला फटा है क्या, नहीं, अब दूध काम का नहीं रहा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया आ गया है, कहते हैं दूध फट गया है। पर आप जानते हैं दूध का पाउडर कई महीनों तक हमारे घरों में पड़ा रहता है, दूध का पाउडर, वो व्हाइट पाउडर खराब नहीं होता है, क्यों, वही मिल्क है, वही मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर में बस क्या नहीं है, मॉइस्चर नहीं है। मिल्क से अगर मॉइस्चर, पानी निकाल दिया जाए तो पाउडरी सब्सटेंस बन जाता है और फिर बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होता, तो क्योंकि बैक्टीरिया उसमें ग्रो ही नहीं कर पाते। और या तो क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव रेज पास कर दी जाए। हाँ, कुछ ऐसे रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं जो रेडिएशन कर देते हैं, अर्थात जर्म पार्टिकल्स को किल कर देते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट राइज पास कर दी जाए। डॉक्टर्स अपने इक्विपमेंट के साथ यही करते हैं, ऑपरेशन करते हैं जिस इक्विपमेंट से, ज्यादातर वो स्टील के बने होते हैं। अब सोचते हैं पेशेंट की बॉडी में अगर वो इक्विपमेंट लगाएंगे तो उसमें जर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, वैसे अपने हाथ में भी जर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वो लोग ग्लव्स पहन के करते हैं। हाँ, ऑपरेशन को ग्लव्स पहन के करते हैं डॉक्टर्स, और जो इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, जो टूल्स हैं उनके पास स्टेनलेस स्टील के, उसको क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट से पास कर देते हैं, ताकि इरिडेशन हो जाए, जर्म पार्टिकल, बैक्टीरिया पार्टिकल मर जाए। और क्या कर सकते हैं, पास्चराइजेशन कर सकते हैं। मिल्क में बहुत कॉमन टेक्निक है, आपके घर में भी ऐसा होता है, हाँ तुम्हारे घर में भी ऐसा होता है। मम्मी क्या करती हैं, दूध के भगोने को रख देती हैं गैस पे चला करके और हल्की सी आंच पे छोड़ देती हैं,
हाँ, हल्की सी आंच पे, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होता है, लगभग टेम्परेचर होता है 30 से 60 डिग्री के बीच में, 30 से 60 डिग्री के बीच में, और आधे घंटे तक दूध को क्या करती रहती हैं, हीट करने के लिए छोड़ देती हैं। इससे क्या होगा, जर्म पार्टिकल भी मर जाएंगे, बैक्टीरिया पार्टिकल भी मर जाएंगे, और दूध पास्चराइज हो जाएगा। हाँ, अचानक हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर हीट करेंगे, वो स्टरलाइजेशन है, 110 डिग्री तक ले जाएंगे। मैंने यहाँ पे 110 डिग्री नहीं बोला, मैंने कहा टेम्परेचर 60 डिग्री तक, बस उसके बियॉन्ड हीट नहीं करेंगे। तो स्लो टेम्परेचर पे अर्थात कम आंच पे दूध को मम्मी क्या करती है, पकाने के लिए छोड़ देती है आधे घंटे तक, लंबे समय तक, और फिर ठंडा कर देती है अचानक। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। इससे जर्म्स के मरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा सेफ हो जाता है मिल्क। और यहां तो क्या करिए, खाने के सामान को मम्मी खाना बच जाने के बाद क्या करती है, रात को अगर कुछ खाना बच जाए, क्या कहते हैं, मम्मी फ्रिज में रख देती है ताकि अगले दिन हम यूज कर सकें। फ्रिज में रखते हैं क्यों, क्योंकि फ्रिज में ठंडक होती है और बैक्टीरिया और जर्म पार्टिकल्स ठंडक में ग्रो नहीं कर पाते। हाँ, कोल्ड में, कोल्ड इनहेबिट्स देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ खत्म नहीं होती है पर उनकी ग्रोथ होती नहीं ज्यादा। समझ गया ना। अब आता है कुछ बैक्टीरिया डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे एग्जांपल है प्लांट का डिजीज, जरा नाम याद कर लीजिए, ये है ब्लैक रॉट। डिजीज का नाम है बैक्टीरिया द्वारा, किसमें कॉज होते हैं, मस्टर्ड में। हाँ, मस्टर्ड के प्लांट में, और कॉलीफ्लावर, हाँ पत्ता गोभी जो होता है, नहीं फूल गोभी जो होता है ना, क्या कहते हैं, उनमें ब्लैक रॉट नाम का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। अब वो जहरीला हो चुका है, खाने लायक नहीं है। और या तो काउपी, जिसे हम लोबिया के नाम से जानते हैं, लोबिया खाया आपने, छोटा सा होता है व्हाइट रंग का, लोबिया में, उसमें कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट। अभी तक तो हमने प्लांट्स में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बताया, एनिमल्स में भी बैक्टीरिया हो जाता है। अब उनमें से क्या है, एंथ्रेक्स, ये तो खतरनाक बीमारी है। एंथ्रेक्स तो महामारी है, अक्सर एनिमल्स को होती है, और एनिमल्स को हो जाने के बाद उनकी बॉडी स्वेल कर जाती है, और स्पेशली मिल्क देने वाले एनिमल्स का तो मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। बहुत बड़ी संख्या में एंथ्रेक्स से क्या होता है, जानवर मर भी जाते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और टीबी तो मैंने पहले ही बताया आपको, है ना, टीबी भी जानवरों को हो सकती है, स्पेशली डॉग्स को हो सकती है। और अभी तक तो आपने समझा बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। आइए अब समझते हैं फंजाई। फंजाई, फंगस शब्द सिंगुलर है, कॉमनली ये ब्रेड माउल्ड के रूप में पाया जाता है। क्या आपने कभी ब्रेड को, या आपके टिफिन में कभी आपकी रोटी पड़ी रह गई हो, क्या कहते हैं, कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी आपके टिफिन में कुछ खाने का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा रह गया है, और वो टिफिन आपके बैग में ही रह गया 2-3 दिन तक। कभी ऐसा हुआ था क्या? पक्का हुआ होगा। उसके बाद टिफिन खोला है आपने, ओहो आहा बदबू कर रहा है बहुत, जी सर। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रो हो गया है बैक्टीरिया। नहीं, उसमें ग्रो हो गया है फंजाई। फंजाई का एक टाइप है माउल्ड। हाँ, माउल्ड आपको लगेगा कि खूब सारे स्ट्रेन्स ऑफ कॉटन टाइप के उग गए हैं। कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको एक ब्रेड माउल्ड का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ब्रेड माउल्ड में टॉप में होता है स्पोरेंजियम, और यहां पे होता है, यस, यहां पे अंदर होता है खूब सारा पार्टिकल। ये डेंस पार्टिकल है, ये है उसका फिलामेंट, कुछ इस तरीके से ग्रो कर जाता है। ये है ब्रेड माउल्ड, ठीक है। ये है स्पोरेंजियम विच कंटेन्स लॉट ऑफ स्पोर्स। इसके ऊपर क्या है, खूब सारे स्पोर्स हैं। ये है क्या, ब्रेड माउल्ड। सर ऐसा दिखता है? हाँ, ये है हमारा फंजाई, टाइप ऑफ फंजाई। और क्या है, जैसे ईस्ट, ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं हार्मफुल फंजाई की। अभी हम लोगों ने अच्छे के बारे में पढ़ा था, पेंसिलियम के बारे में पढ़ा था, एस्पेरेगलिस के बारे में पढ़ा था। ये दोनों क्या है, माउल्ड्स हैं, ठीक है, माउल्ड्स हैं। और इन्हें ब्लू और ग्रीन माउल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लू किसका नाम है, पेंसिलियम का, याद है। और ग्रीन किसका नाम है, ग्रीन नाम है एस्पेरेगलिस का। ये दोनों माउल्ड्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने कहा टाइप ऑफ फंजाई होते हैं। उनमें से एक और माउल्ड है, हाँ, मशरूम। मशरूम
एक तरह का बटन शेप्ड ऑर्गेनिज्म। आई एम वेरी श्योर आपने मशरूम खाया भी होगा। ऊपर कुछ इस तरीके से कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ ये होता है मशरूम। तो मशरूम क्यों फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए? क्योंकि मशरूम में बहुत सारा विटामिन है और मिनरल है। सही सुन रहे हैं, मशरूम घर के अंदर ग्रो किया जा सकता है। मशरूम की खेती होती है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, फार्म वेस्ट को कंपोस्ट बना दिया जाता है और इस पे मशरूम को उगाया जा सकता है। एक छोटी सी पीस ऑफ लैंड में ही मशरूम की खेती कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा खेत करने लेने की जरूरत नहीं है, पर याद रखिएगा मशरूम कहीं भी उगा है उसको आप खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो टोडस्टूल हो सकता है। सही सुन रहे हैं, जहरीले मशरूम को कहते हैं टोडस्टूल। इसीलिए कोई भी मशरूम खाइए मत, बाजार से स्पेशली उन जगहों से खरीदिए जैसे स्पेंसर हो गया, जहां पर आपको एक प्रॉपर पैकिंग में मिलता हो मशरूम। और एक मशरूम एक टाइप का नहीं है, 3 टाइप के मशरूम पाए जाते हैं, जिसमें से व्हाइट बटन मशरूम आप और मैं सबसे कॉमनली खाते हैं। हाँ, आपके घर में अगर मशरूम बनता है तो आप देखे होंगे उसका नाम है व्हाइट बटन। हाँ, बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका? बायोलॉजिकल नेम है एगेरिकस बायोपोरस। क्या नाम है? एगेरिकस बायोस्पोरस। ये उस व्हाइट बटन मशरूम का नाम है। ठीक है, ये सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मशरूम है। हाँ, आप और मैंने कहा जो घर में मम्मी मशरूम बना रही तो यही बना रही है। और किस में मदद करता है? तो मैंने कहा जो बैक्टीरिया सेल्स हैं, जो फंजाए हैं, यीस्ट हैं, ये फर्मेंटेशन नाम का एक प्रोसेस कर देते हैं। अब ये फर्मेंट क्या होता है? कभी आपने सोचा है कि कैसे शराब बनती है, कैसे अल्कोहल बनती है? आपने ये तो जान लिया कि अल्कोहल बनती है, वाइन बनती है ग्रेप से, इवन कैश्यू नट से, इवन बार्ली से, जौ से बनती है बियर। नाम सुना है बियर? हाँ, वो जौ से बनती है, बार्ली से। कैसे? इनको सड़ाने गलाने के बाद एक जार में इसको क्या करते हैं, सड़ने गलने के लिए छोड़ देते हैं लंबे समय तक, और वो एक बहुत बदबूदार पदार्थ पैदा करता है। नाम है वाइन, विस्की, बियर। समझ गए? तो ये कैसा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। कैसा प्रोसेस होता है? देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में ब्रेक डाउन करते हैं और उसे सिंपल प्रोडक्ट्स एथेनॉल में ब्रेक कर देते हैं। एथेनॉल ही इथाइल अल्कोहल है, शराब है। समझ गए ना? तो शराब ऐसे ही बनती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखिएगा, एनएरोबिकली ब्रीथ होगा तभी होगा। चलिए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। और मैं एक ही चीज जानता हूं, मेरे राइजिंग स्टार्स अगर मेरे साथ हैं तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट बना रहे हैं। पर आपका प्यार, आपका साथ मुझे हर वक्त चाहिए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है जी। और ये यकीन के साथ और भी कह सकता हूं कि ये सारे कंटेंट्स जो आपको फ्री मिल रहे हैं, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। ये हर वक्त हर समय फ्री नहीं हो सकता था, बट ये एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल पर, सर तरुण रूपानी में। चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।